हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और शाम को 5 बजे वाली क्लास में आपको पता है कि हम कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, जो कि आपका सुपर टेट में हेल्प करेगा, जो कि आपका यूपी टेट में हेल्प करेगा आपका सी टेट और एमपी टेट में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो इन सभी एग्जाम्स में कॉमन है, सिलेबस भी कॉमन है। तो चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पे। कल हम लोगों ने इतिहास के प्रश्न देखे थे, काफ़ी सेलेक्टेड प्रश्न थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा उसको। सामाजिक विज्ञान वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, सामाजिक अध्ययन वाली चलिए स्टार्ट करेंगे। आज भी देखेंगे कुछ प्रश्न, और इतिहास से ही प्रश्न है, आधुनिक इतिहास से, क्योंकि सुपर टेट के सिलेबस में वही है। बाकी सारे एग्जाम्स में तो पूरी हिस्ट्री है, लेकिन सुपर टेट की हिस्ट्री के सिलेबस में आधुनिक इतिहास से स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो आज का पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई है। यानी कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया है। अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने, या फिर जयसिंह द्वितीय ने। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर, जो कि एक खगोलीय वेधशाला है, उसका निर्माण कराया है। और जंतर मंतर कहाँ स्थित है, यहाँ से एक आपका जीके का प्रश्न बनता है, तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, या फिर लल्ल। बीज गणित के क्षेत्र में किसका योगदान इनमें से रहा है। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। ये बस आपको समय बताना है। 1757 से 1767, 1764 से 1793, 1765 से 1772, 1760 से 1793। उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 1765 से 1772 तक बंगाल का द्वैध शासन चला था। आज हमारा जो पूरी सीरीज़ है वो बेसिकली उसी टाइम की है, इसी काल की है, यानी कि बंगाल की चीज़ इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसमें आपको सिखों के जो इतिहास रहा है वो देखने को मिल जाता है। आधुनिक इतिहास में क्या रोल किसका रहा है, वही सारी चीज़ें आपकी आज की सीरीज़ में देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यचय या फिर हड़प नीति या फिर जप्ती सिद्धांत जो था वो किसके द्वारा लागू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जिन राजा महाराजाओं का, उनका राज्य जो है अंग्रेज हड़प लेंगे, ऐसा इनका था। तो बताना है आपको किसके द्वारा ये नीति या सिद्धांत जो है लाया गया था या लागू की गई थी। चलिए देखते हैं उत्तर जो सही होता है। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है ये लागू किया था हड़प नीति, राज्य हड़प नीति के नाम से बेसिकली हम इसे जानते हैं। जप्ती सिद्धांत भी आपको कहीं ना कहीं इसका नाम सुनने को मिल सकता है, या राजक्षय भी कहीं पे लिखा आ सकता है। तो तीनों में से कुछ भी लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज़ है। लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर हो जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, या फिर गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखी है। और सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने। तो इसको आपको याद कर लेना है, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी है। अब बात करते हैं सिखों के सैन्य संप्रदाय, जो कि खालसा पंथ के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। सभी इसके बारे में जानते भी होंगे, बेसिकली सुना तो होगा ही। सिखों के बारे में जब भी आता है तो खालसा नाम भी आता है बेसिकली। तो इसका प्रवर्तन किसने किया था ये बताना है। हर राम, हरकिशन, गोविंद सिंह, या फिर तेग बहादुर। तो इसका प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी ने सी ही गेस किया होगा। अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हड़प नीति के बारे में देखा, ठीक है, तो किसने लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। अब इसके अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य जो है वो कब्जे में किए गए थे। झांसी, नागपुर, ट्रावणकोर, झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, मैसूर, सतारा व भावनगर। इस नीति के अंतर्गत कौन से राज्यों पर कब्जा किया गया था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, झांसी, नागपुर व सतारा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने, कर्जन ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, या फिर लॉर्ड रिपन ने।
और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल आपने अगर सी गेस किया था तो सही है। देखिए अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी पता है तो गेस तो किया ही करिए, गेस वर्क भी, क्योंकि एग्जाम में तो आपको गेस वर्क करके ही आना है। एग्जाम में आप क्वेश्चन का को छोड़ कर नहीं आएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमें अटैम्प्ट तो सारे ही करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है वो किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने? ये पूछा गया प्रश्न है, फटाफट से बताइए। सर्वाधिक विरोध की बात हो रही है। तो देखिए मराठों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। बहुत आपको पढ़ने को मिल जाता है मराठों के बारे में, अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए या फिर उनको भगाने के लिए जपना जी जान लगाने में, है ना। तो मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। तो ये सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक, इसका जो है बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व था। क्यों था ये रीज़न बस आपको बताना है यहाँ पे। इसने भारत के फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। एडमिरल वॉटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, या सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। क्यों प्लासी का युद्ध जो है वो उसका महत्व इतना है इतिहास में? तो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। इससे इसने क्या किया, बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, भारत में जन साक्षरता का विकास करना, या निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो यहाँ पे देख ले, जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या चाहती थी, वो हम भारतीयों को भी आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, है ना। वो शिक्षित करने के फेवर में थी। ऐसा नहीं था कि सब ऐसे अनपढ़ पड़े रहो तो उनका फ़ायदा है, नहीं, वो शिक्षित करना चाहती थी। और इसके पीछे जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। अब कल हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखे थे, तो आज यहाँ पे एक प्रश्न और आ जाता है आपका कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी होना, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास जो है आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, या फिर उपर्युक्त तीनों? तो यहाँ पे जो रीज़न था वो तीनों ही ये रीज़न रहा है कि पहली बात तो भारत में राष्ट्रीय भावना का की कमी उस टाइम पे थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो जाहिर सी बात है सेना बहुत मजबूत थी, कंपनी की अपनी खुद की सेना थी बहुत स्ट्रांग। कंपनी के बारे में अगर आप जैसे डिटेल से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो उस ज़माने में, मतलब वो पूरे इतिहास की सबसे पावरफुल कंपनी रही है ईस्ट इंडिया कंपनी उस ज़माने में। उनके और पता है वहाँ पे 3-4 साल फ्री में काम करने के बाद लगभग जो है कुछ सैलरी में देना स्टार्ट करते थे। उतने कुछ साल तक वो फ्री में काम कराते थे और सुविधाएं भी देते थे। वहाँ पे जो है विश्राम गृह वगैरह कर्मचारियों के लिए रहते थे जो भी वो उसमें काम करते थे। उनको मुफ्त की शराब प्रोवाइड कराई जाती थी, पब खोले गए थे, इंटरटेनमेंट की चीज़ें हुई थी, मतलब कि काफ़ी फैसिलिटेट भी थी लेकिन काफ़ी पावरफुल कंपनी भी थी। ठीक है, और सेना सबसे ज़्यादा उनके पास बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से ऑब्वियसली वो पावरफुल थे ही। तो भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव ये भी एक रीज़न हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, ये घटना कहाँ हुई थी, कहाँ पे घटी थी? मुर्शिदाबाद में, ढाका में, मुंगेर ने, कलकत्ता में? वैसे आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिल जाता है हर जगह इसका, लेकिन एक काल कोठरी ब्लैक होल की भी घटना हुई थी जिसमें 146 लोगों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था और उसमें से 123 लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो घटना हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है आपका कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम? और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में।
अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्रश्न सेलेक्टेड रहते हैं पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पर्टिकुलर एक टॉपिक से उठाया जाए प्रश्न, तो इससे क्या है कि चीज़ें बिखरती नहीं है। फिर आखिरी में तो जाकर आपको रैंडम प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कोई एक टॉपिक से नहीं आएगा, वो रैंडम ही आएगा, सभी टॉपिक का मिक्स करके ही पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है, गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने बी गेस किया है, वेरी गुड। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोगों ने, अगर अभी तक नहीं किया है तो। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसटार्ट, कर्टियर या वारन हेस्टिंग्स? चलिए देख लेते हैं, सही उत्तर हो जाता है अगेन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पे सही उत्तर। इसी के साथ हम आ गए हमारे अगले प्रश्न पर। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? फटाफट से देख लीजिए, ऑप्शंस वही सारे हैं लगभग लगभग। किसके शासनकाल में कलकत्ता में पहले न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो अगेन आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर हो जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में पहले न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या फिर इनको दुर्रानी के नाम से जाना जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न सिंपल सा आपका यही है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि एक ईरानी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म करके एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2 वर्षों के लिए जितने भी व्यापारी थे सभी के लिए कोई भी कर चुंगी सब कुछ खत्म कर दिया था बंगाल के नवाब ने। तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाता है, मीर कासिम ने खत्म कर दिया था ये कर 2 वर्ष के लिए। और इसी के साथ आज हमारा 20वां प्रश्न जो है वो है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1857 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1793 ईस्वी या फिर 1769 ईस्वी? और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी में। और यहाँ पे रीज़न मेंशन कर दिया है कि अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।